मॉर्निंग, मंगल के दिन के सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज के मुकाबले से पहले हम हमेशा वो ग्राउंड रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आज धुंध है, तो धुंध के बीच में समझ में नहीं आ रहा दरअसल पिच कैसा बिहेव करेगी। तो नीरज जी का इस्तेमाल करा जाएगा उसके लिए। धुंध इसीलिए है क्योंकि अमेरिका में कल कामकाज ही नहीं हुआ। तो अमेरिका में लेबर डे के चलते मार्केट हॉलिडे थी, तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद वो लोग आज शाम को ट्रेड रिज्यूम करेंगे। लेकिन जो मार्केट्स खुले थे उसमें यूरोपियन मार्केट्स थे। ओवरनाइट ट्रेड में यूरोप में बढ़िया मोमेंटम था। बढ़िया मोमेंटम इसीलिए था क्योंकि यूएस में जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी उसके बाद फ्राइडे को यूएस ने उस पर रिएक्ट करा था और यूरोपियन मार्केट्स कल रिएक्ट करते पूरी तरह से, पर अच्छी मजबूती थी। पर इस तरह की मजबूती अक्रॉस एशिया आपको नजर नहीं आएगी। यूरोप तो ऑलमोस्ट 3/4 से 1% बढ़त पे था। अक्रॉस एशिया मिक्स ट्रेड। जापान जैसे मार्केट नीरज जी सुबह सिंगल आउट कर रहे थे, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई आज फिर हम लोग एक फ्लैट नोट पे शायद ओपनिंग करते हुए नजर आए। इस समय 17 पॉइंट नीचे हैं। तो आपको तो मौका मिला था ग्राउंड पे चल के जाने का, पिच समझ में आई तब? एकदम बढ़िया है। देखो जापान में तेजी, दूसरे मार्केट में तेजी, कल यूरोपियन मार्केट में तेजी थी, अमेरिका बंद था, फ्यूचर्स वहाँ के तेज हैं। तो पिच बहुत अच्छी है, पिच में कोई दिक्कत नहीं। भारत के लिए बहुत अच्छी पिच है। देखिए क्रूड ऑयल के जो दाम कम किए गए ना एशियन कंट्रीज़ के लिए, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। तो मुझे लगता है कि ये पिच जो है, हाँ ये बात ज़रूर है कि आपको बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी जो इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, जिसमें मैनेज तो वैसे ही हो रहा है। हाँ, जिसमें रिलायंस अभी भी लीड करेगा उसमें, जो कि इवेंट है 10 तारीख को, और वो बहुत बड़ी खबर है। वो तो डिस्क्लोजर भी है कि हमारी लोगों कंपनी, तो आप देख समझ के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो बड़े स्टॉक्स इसको लीड करते हुए दिखेंगे। अब आपको उसमें से ए बी ग्रुप के अच्छे मिड कैप्स चुनने हैं या कहीं कोई बड़ी खबर आ रही छोटे स्टॉक में, वो आपको चुननी है। तो उस हिसाब से मार्केट चलेगा, लेकिन अभी भी मार्केट तेज़ी का ही रहेगा। ये आप धुंध हटा नहीं रहे। आपने दो चीज़ें कही, एक एशिया वाले लोगों के लिए कच्चा तेल सस्ता हो गया, ये क्या मतलब हुआ? दूसरा रिलायंस 10 तारीख को क्या है आपने ये नहीं बताया। बहुत जल्दी से बता देता हूँ। अजम्पशन ले लिया कि हम रात में से पढ़ के आए हैं। नहीं, अभी हम लोग डिपेंडेंट है भाई। हमको ऐसा लगता है कि हमारे दर्शक 7 दिन हमारे साथ चिपक के बैठे हुए, तो सब सुन रहे हैं, तो मैं कंटिन्यूएशन ही बोलता हूँ। लेकिन नहीं, हर शो में नया दर्शक जुड़ रहा है। तो कच्चे तेल के दाम जो तय होते हैं, तो सऊदी अरब ने कहा है कि जो एशिया के बायर्स हैं, भारत है, चीन है या दूसरे देश हैं, उनके लिए दाम सस्ते कर दिए गए। प्राइसिंग हर एक जोन के लिए अलग अलग होती है। यूरोप के लिए अलग होगी, अमेरिका के लिए अलग होगी। हमसे सबसे बड़े हम लोग कंज्यूमर हैं। 3 बड़े देश हैं दुनिया जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे हम हैं। तो हमारे लिए दाम सस्ता है, ये बहुत पॉजिटिव है। और दूसरी बात, जो रिलायंस की 10 तारीख की इवेंट की बात मैं कर रहा हूँ, जो मोबाइल फ़ोन लॉन्च होने वाला था ना, जिसको जियो नेक्स्ट बोल रहे हैं, वो 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, गणेश चतुर्थी के दिन, और उसकी कीमत 3500 रुपये से शुरू होगी। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है वो, 4G स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन, डुअल कैमरा, कितना 128 GB रैम, ये सब कुछ बहुत ही शानदार है। और वो आसान किस्तों पे। ये अच्छा, वो फिर ये 2 इवेंट है। अब ठीक है, तो आप बेसिकली पिच बढ़िया है। पिच बहुत शानदार है। 4G की 5G आ रहा होगा किसमें? नहीं, ये हम लोग 2G से 4G पे जो लोग स्विच करना चाहते हैं उनके लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट जिन पे रहेगी नजर। इस बीच में है तो 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर वही इधर भी है। तो हाँ, तो हम लोग एक तो क्या है इनहेरेंट, जब मंदी करनी होती है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सब स्टॉक अच्छे लगते, रोज तारीफ करते, कैसे उसको एक दिन बेच दें। तो बहुत बुरी खबर के बाद भी मान लो चिप की इतनी समस्याएं हैं, सारी कंपनियां बोल चुकी हैं, लेकिन स्टॉक नहीं गिरते हैं। इंटरग्लोब, पीवीआर एग्जाम्पल्स हैं इस बार के वेव 2 के बीच में। लोग समझदार कैसे हो गए, कैसे खड़े रहे डटे हुए स्टॉक्स के साथ, गिरने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, 10 के 10 बल्लेबाजों में पहला एक मेटल स्टॉक है, पर अब क्यूज का भाव भी है, पर मुझे लगता है मेटल्स को अब आउट परफॉर्म करना चाहिए। हालांकि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारे अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स में वीकनेस ही थी, तो कौन सा उठाता? तो मुझे लगा हिंडाल्को के साथ टीम की शुरुआत करी जाए। ये जो जापान की तेजी की बात नीरज जी कर रहे हैं, एशिया में सुबुगाहट ये भी है कि जापान और चाइना एक और स्टिमुलस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भी आउट परफॉर्मेंस मार्केट्स में अब होगा नहीं होगा पता नहीं। मेटल्स के लिए एक टेलविंड शायद बनती हुई नजर आए। वैसे भी चाइना फैक्टर के चलते मेटल्स एक्स ऑफ चाइना बेहतर कर रहे हैं, करने चाहिए होपफुली। और अब अगर इस तरह की कोई सुबुगाहट है तो मुझे लगता है अच्छा मूव आना चाहिए। 480 485 तक के ये एग्रेसिव टारगेट्स हो गए। लार्ज कैप स्टॉक है, आप
हर टिक के साथ अपने ट्रेल करें स्टॉप लॉसेस को, टीम को ऐसे ही अप्रोच भी करना है आज के लिए। नजारा टेक्नोलॉजीज, कुछ चीजें होती हैं जो शायद अगर कर सकते तो पोर्टफोलियोज में एक्सपोजर होते हैं, तो मुझे लगता है नजारा इसीलिए हमेशा प्रीमियम कमांड करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इकलौती ऐसी गेमिंग कंपनी है जो लिस्टेड है। नजारा की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ब्रोकरेजेस की अपडेट्स आए। गेमिंग इंडस्ट्री जो है भारत की $1.5 बिलियन की है और 31% CAGR से ग्रो कर रही है। इस दर से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिसमें नजारा एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है। कहा जा रहा है 2023 तक, 21 पे हम खड़े, 23 तक इंडस्ट्री बढ़कर $3.5 बिलियन की हो जाएगी। नजारा, वो जो फ्रेंड्स ऑफ नजारा नेटवर्क है उस पर फोकस करेगा। फ्रेंड्स ऑफ नजारा क्या था, जैसे विप्रो कहता था टक इन एक्विजिशंस करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इनका नाम है फ्रेंड्स ऑफ नजारा। तो छोटे छोटे टक इन एक्विजिशंस कंपनियों के एक्वायर करेंगे, जो कंपनी ऑलरेडी गेमिंग में उतर चुकी हैं, उनको एक्वायर करने के सिलसिले के आगे भी फोकस रहेगा। तो ये कंपनी दरअसल मार्केट शेयर गेन्स, ये कंपनी दरअसल टॉप लाइन बूस्ट करने पे लार्जली फोकस कर रही है। मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। 1856 पे धीरे धीरे करके अपटिक्स के लिए इवेंचुअली जो शेयर टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे, यहां तक ये स्टॉक पहुंचना चाहिए आने वाले दिनों में, लेकिन आप ट्रेडिंग के लिहाज से चलिए। वीएसटी टिलर जो है अफ्रीकन सफारी पे चला गया है। अफ्रीकन सफारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कंपनी ने सदर्न अफ्रीका में करार करा, एक एग्रीमेंट करा एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप के साथ। तो अब अपने ये ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स, पावर रीपर्स, डीजल इंजन वगैरह साउथ अफ्रीकन मार्केट, जिसमें साउथ अफ्रीका हो गया, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, जाम्बिया, इस सब ज्योग्राफीज में अब अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करता हुआ नजर आएगा उस जॉइंट वेंचर के थ्रू। ये हमेशा वैसे प्रीमियम कमांड कर रहा है, अच्छा मोमेंटम रहा है, बाजार से अछूता अपने ईयर हाइस के आसपास खड़ा हुआ है। फिर भी मुझे लगता है अच्छी खबर, 2700-2750 के जोन से अप्रोच करने के मौके। चलिए, खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमारा भी है। शिपिंग कंपनीज हमने लिए 3 दिखा दीजिएगा, खबर बता देता हूँ। SCI, GE शिपिंग और श्रेयास शिपिंग। कल एक रिपोर्ट पेश की, किसने पेश की? इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने, और उनका ये रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगस्त के महीने में जो पोर्ट पे ट्रैफिक था उसमें 11.5% की उछाल आई है। 5.75 करोड़ टन का ये हुआ। और ताज़ा रिपोर्ट भी बता रही कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कंजेशन है पोर्ट्स पे, क्योंकि शिपिंग लाइन नहीं है। वही पुरानी कहानी, चिप है कम तो शिप है कम। तो इस वजह से पोर्ट पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है। तो इससे क्या होता है कंजेशन से ये होता है कि प्रीमियमाइजेशन हो जाता है, बहुत तगड़ा प्रीमियम लगता है कंटेनर पे, और डॉलर्स में जब लगता है तो बहुत मैसिव पड़ता है। तो इसलिए जो शिपिंग कंपनीज हैं उनको इसका बेनिफिट होता है। और ये खबर हम लोगों ने कई बार बताई, हालांकि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स कितने सालों के हाईस पे चल रहा था, उसके बाद ये जो कंटेनर प्रीमियम शुरू हुआ, और चाइनीज़ कंपनीज़ ने भी काफ़ी बदमाशी करी है, क्योंकि वो अपनी शिपिंग लाइंस नहीं दे रहे थे, और इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतनी तेज़ी से कोई एक्सपोर्ट ग्रो हो। ऐसी खबरें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि बहुत कंजेशन है दुनिया भर के पोर्ट्स में, और उसकी वजह से कंटेनर प्रीमियम है और शिपिंग कंपनीज़ को इसका गजब का गेन हो रहा है। तो हमें लगता है कि शिपिंग स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हमने आपको ये 3 शिपिंग कंपनी बताई। वाह। और इस पिच के बीच में एक चीज बताना हम भूल ही गए भाई, आज हो सकता है कई सारे बॉलर्स एस बैट्समैन बन जाए। ये संभव है। आईटीसी की रिपोर्ट आई है भाई, अगर आईटीसी चल गया, नहीं यार आईटीसी जो चलेगा तो सब लोग देखेंगे खाली बैठ के। तो अच्छी रिपोर्ट, खैर उस पर आगे बातचीत होगी। सीएलएसए की रिपोर्ट है, टिकर टीम ने चलाना शुरू कर दिया नीचे। जेट एयरवेज कंटिन्यू कर रहा हूं, मैंने तमाम इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स दिए थे कि ये लोग Q1 में तैयारी कर रहे हैं उड़ान भरने की। तो जेट फाइनली आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है, वो सब पॉजिटिव टेलमेंट्स थी। उसके बाद अपडेट आया था कि डच में, नीदरलैंड्स में जो इनका कुर्की का केस चल रहा था वो निपटा दिया गया है, सल्टा दिया गया है। सब पॉजिटिव स्टैकअप हो रहे हैं। एविएशन स्वीट स्पॉट में बना हुआ है, 88 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करेंगे, पर ये मोमेंटम को कुछ दिनों से अब राइट कर रहे हैं। तो जरा स्मार्टली 83 के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस को रखेंगे। अगर घूमना तो हमारे प्रॉफिट्स इंटैक्ट रहेंगे। तो हम लोग इसको राइड कर रहे हैं। एक कंपनी जो आमतौर पे चर्चा में नहीं आती वो है इंटरनेशनल कन्वेयर्स। अब ये आज क्यों ले लिया, क्या है? कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया, ये एक और लिस्टेड कंपनी है, उसका नाम है एल्प्रो इंटरनेशनल। 1000 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली वो एल्प्रो इंटरनेशनल है,
जिसमें इंटरनेशनल कन्वेयर्स का तगड़ा स्टेक है। इंटरनेशनल कन्वेयर्स कुल मिलाकर 2.7 करोड़ शेयर्स एल्प्रो के ओन करता है। कल उसमें से एक चंक जो है 1 करोड़ 34 लाख शेयर्स इन्होंने बेच दिए 55 के भाव पे, यानी कि ऑलमोस्ट 70-75 करोड़ रुपए वहां से मोबिलाइज करे। इसका खुद का मार्केट कैप तो 400-500 करोड़ रुपए के आसपास का है। 75 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे और अभी भी इनके पास 1 करोड़ 35 लाख शेयर्स उस कंपनी एल्प्रो इंटरनेशनल के पड़े हुए हैं। बहुत सारे एफआईआईज, कई सारे मार्केट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी चेक्ड इन है। मुझे लगता है इस खबर के दम पर मोमेंटम आएगा, लेकिन सिर्फ खबर के लिए ले रहा हूं। मैंने इसकी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड ड्वेलिंग नहीं करी है, बारिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह वो सब हाइजीन चेक जो करना था कर लिया। तो मुझे लगता है आप स्टॉप लॉसेस के साथ अप्रोच करिए, मोमेंटम आए तो ट्रेल करिएगा स्टॉप लॉसेस को, सिर्फ ट्रेड की तरह ट्रीट करिएगा, एग्जिट मारिएगा। अच्छा, अगले स्टॉक्स मेरे जो है वो पेंट वाली कंपनीज हैं। बर्जर पेंट, शालीमार पेंट और डिपेंडेबल इंडिगो पेंट दिखाइएगा। पेंट की दो वजह लेने की, एक तो क्रूड की हमने अभी आपको कहानी बड़ी विस्तार से समझाई है कि जो जब भी कम होता है ना तो उसके लिए डेरिवेटिव्स जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं उससे इनको बहुत प्रॉफिट होता है, मार्जिन आती है। पिछले 2-3 दिनों से आपने गौर किया होगा रियल एस्टेट में बड़ी बम्पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये उसकी एंसेलरी कंपनीज होती हैं, मतलब एंसेलरी रही है, तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि पेंट कंपनियों में तेज़ी मिलेगी। और मेरी बात को देखिए, मैंने तो टीम कल रात में बनाई थी, साबित आज सुबह हुई। एशियन पेंट का टारगेट 3600 रुपये आया है, मुझे नहीं पता था। सो पेंट कंपनीज में नज़र रखिएगा, ऑर्गेनाइज पेंट कंपनीज में ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पे अभी भी चलती रहेगी। तो इसलिए डिपेंडेबल के साथ ही तीनों कंपनी पेंट की। डिपेंडेबल के तौर पे नुवोको विस्टास, इसको लास्ट वीक भी लिया था, ये कहते हुए कि नंबर्स आ रहे हैं, उससे पहले सुबह रहेगी, तेजी देखने को मिलेगी। वैसे ही उन स्टॉक्स में से जो आईपीओ के समय भी मुझे पसंद आ रहे थे, देश की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी थी, ब्यूटीफुल टक इन एक्विजिशन, बड़े बड़े एक्विजिशन सब करे इसने, और इनॉग्रेटिंग इनिशिएटिव के जरिए ये 5वीं कंपनी बन गई देश की। तो जब आईपीओ के समय पसंद आ रहा था, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला था, लिस्टिंग ठंडी हुई, इसमें कोई शक नहीं, पर आज भी ये पसंद ही आता है, इसमें कोई शक नहीं। और अब सबसे अच्छी बात, मैनेजमेंट से जब बात करी थी तो अगले 1-1.5 साल तक भी एक्विजिशन इनॉर्गेनिक इनिशिएटिव से फोकस नहीं होगा, जो हो चुका है उसको अब बनाने की कोशिश। और जो लॉसेस क्लॉक करे थे उसके बाद से अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वापस प्रॉफिट आएंगे, क्योंकि वो एक्विजिशन को एब्जॉर्ब करना था FY21 में, इसीलिए लॉसेस हुए थे। तो प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए, स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है बढ़ना चाहिए। Q-on-Q इबिटा केवल 2% का डिक्लाइन, ये हम तब बात करें जब हम रीजनल लॉकडाउन में चले गए थे, उसके बावजूद परफॉर्मेंस Q-on-Q बढ़िया है। मार्जिन्स में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट, 23.5% की मार्जिन इस कंपनी ने क्लॉक करे, मुनाफा 204% बढ़ा। और एक और बात, इसके लिए की फोकस एरिया अब होगा उस बड़े इमामी सीमेंट के एक्विजिशन के बाद, वो बैलेंस शीट, तो उस पर नजर रखिएगा। Q-on-Q बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट, डेट इक्विटी लेवल्स हैं वो पेयर ऑफ रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कंफर्ट जोन में आएंगे, पर उस डी लेवरेजिंग पे हम लोग अभी भी फोकस करेंगे। नंबर्स के दम पर मुझे लगता है आज अच्छा मूव आना चाहिए, 590-600 इवेंचुअल होंगे लंबी अवधि में, थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से। आज के लिए 575-580 के जोन के लिए अप्रोच करने के लिए। तो भारतीय का टारगेट भी 867 आ गया है सर। दिग्गज ही चलेंगे दोस्त, मैं कह रहा था ना इंडेक्स चलेगा। नहीं ठीक है, क्वालिटी पे थोड़ा फोकस कर लेना जब तक बाजार एक रफ पैच पे, कोई शक नहीं। टीम में भी वही कोशिश हो रही है, अंडर बहुत अच्छे टेलविंड्स हो, बेहतर क्वालिटी के स्टॉक्स पे ही फोकस करिएगा। और ये स्टॉक्स बेस। स्वागत है आपका CNBC आवाज के इबिक्स कैश स्टूडियो से। अब बढ़ते हैं आगे फ्री हिट और पिंच हिटर की तरफ। नियोजन केमिकल, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कल कि दहेज SEZ में इनका जो एक प्लांट लगा है, उसका फेज़ 1 कमर्शियली प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। ऑर्गेनिक केमिकल वहाँ पे फुल स्केल पे बनेंगे और ये 6 सितंबर यानी बीते कल से ऑपरेशनल हुआ। तो ये अपडेट है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई एक्सपेंशन होता, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता, तो फिर वो अगले क्वार्टर से बैलेंस शीट में दिखने लगता है। पेनासिया बायो, इन्होंने कल अपडेट दिया कि जो RDIF के साथ इनको मिलकर एक वैक्सीन बनानी थी, उसकी 1 मिलियन डोज, 10 लाख करीब जिसको कहते हैं कि डोजेज हो गई, वो उन्होंने स्पुतनिक की बना के भारतीय बाज़ारों में दे दी है, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन इसका भी ऑफिशियली चल चुका है।
दो फार्मास्यूटिकल बेट्स, फार्मास्यूटिकल स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि हम सब बार बार कह रहा हूं मैं रफ पैच हिट कर गया है, तो बजाय कि हम लोग पहले से बेट करें कि बाजार का क्या मूव होगा, मुझे लगता है अपनी कंफर्ट पॉकेट्स में दाव लगाना ज्यादा बेहतर है। और स्ट्रेंथ नजर आ रही है, दिवीज लेबोरेटरीज आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह की स्ट्रेंथ है। कंसोलिडेशन के बाद क्या मूव पकड़ना शुरू करा है स्टॉक ने। ये स्टॉक पीछे देखेंगे चार्ट तो डर जाएंगे कि और कितना चलेगा, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह की स्ट्रीट बेट कर रही है, जिस तरह सबको पसंद आता है, वो लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड्स बनने चाहिए। तो कंफर्ट जोन में है, चार्ट्स पे मोमेंटम स्ट्रांग है, इसीलिए खरीदारी करने का मन 5350। और जब फार्मास्यूटिकल्स पे नजर डाल ही रहा था तो बहुत दिनों बाद अमृतांजन नजर आया। अमृतांजन में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत बड़े कंसोलिडेशन में ये स्टॉक आ चुका है। मुझे लगता है अच्छे जोन्स हैं एक्यूमुलेट करने के या फिर खरीदारी करने के। एक्यूमुलेशन रख छोड़ दीजिए, आज ट्रेडिंग का मन है 740 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। इस नोट पर क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले दो स्टॉक्स हम दोनों की टीम्स के और साथ आखिरी के दो स्टॉक हैं स्पाइसजेट और इंटरग्लोब। रिपोर्ट आई कि 31% ट्रैफिक बढ़ा है अगस्त में और ये कंटिन्यू रहेगा, तो इन दोनों शेयरों में खरीदारी की जा सकती है। ऐसे ही दो स्टॉक्स जुड़े हुए हैं, टेक्स रेल और टीटागढ़ वैगन्स। तो कल वो दिवाली अपडेट लेकर आई कि रेलवेज ने नया टेंडर निकाला है 2700 करोड़ रुपए का, 8000 नए वेगन्स प्रोक्योर करने का। तो टेक्स रेल तो खैर स्पेस में जानी जाती है, टीटागढ़ में ज्यादा अर्बन मोबिलिटी के लिए प्ले करने की बात करता हूं, लेकिन वेगन मैन्युफैक्चरिंग पुराना धंधा, अगर इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो एक टेलविंड बनता है इन स्टॉक्स के लिए, सिर्फ उस टेलविंड के लिए प्ले करने के मौके। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बाय कॉल्स, हिंडाल्को वो ग्लोबल टेलविंड्स, नजारा टेक स्वीट स्पॉट में इंडस्ट्री, वीएसटी टेलर्स जो अफ्रीकन सफारी पे चला गया, जेट एयरवेज कंटिन्यू करता हुआ टीम पे। ये इंटरनेशनल कन्वेयर्स सिर्फ कल के न्यूज पैक के चलते डिपेंडेबल के तौर पे था। नुवोको विस्टास अपने Q1 नंबर्स के बाद दिवीज लैब और अमृतांजन में खरीदारी करने का मन था, और फाइनली वो जो टेंडर निकाल रही रेलवे वेगन प्रोक्योरमेंट के लिए, टेक्स रेल और टीटागढ़। बिल्कुल बाइंग पे फोकस, और बहुत सारी खबरें थी, लेकिन उनके बीच में पेंट कंपनियों पे दिमाग इसलिए गया क्योंकि एशियन मार्केट के लिए क्रूड सस्ता हुआ है। साथ ही बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आप एशियन पेंट के लिए देखें तो बर्जर शालीमार और इंडिगो पेंट्स। शिपिंग के इसलिए क्योंकि पोर्ट का जो इंडियन पोर्ट एसोसिएशन ने डेटा रिलीज़ किया है कि अगस्त महीने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो प्रीमियमाइजेशन होगा, इसलिए शिपिंग कॉरपोरेशन, जी और श्राज शिपिंग। पेनासिया बायो ने अपने नए प्लांट के बारे में बताया है, तो उसमें ध्यान रखिएगा। नियोजन ने भी हुआ है और स्पुतनिक का प्रोडक्शन भी पेनासिया ने शुरू कर दिया है। स्पाइसजेट और इंटरग्लोब इसलिए क्योंकि ट्रैफिक अगस्त में 31% बढ़ा है और ये कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है।